हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस इन 10 मिनट्स। ये हमारे इंडियन पॉलिटी के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाले चैप्टर का तीसरा पार्ट है, जिसमें हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इस तरह हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाले पार्ट को दो भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज कंपनी रूल एंड सेकंड इज क्राउन रूल। तो अभी हम क्राउन रूल को देख रहे हैं, जिसमें हम आज 1919 और 1935 के एक्ट को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने से पहले नेशनलिज्म लोगों में बहुत बढ़ गया था और होम रूल मूवमेंट भी अपने पीक पर था। साथ ही साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी अब ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन पार्टिसिपेशन के साथ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की डिमांड कर रही थी। तो इन सभी डिमांड को देखते हुए 20 अगस्त 1917 को जो हमारे भारत सचिव होते हैं, मतलब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं मॉन्टेग्यू, उनके द्वारा एक हिस्टोरिकल डिक्लेरेशन किया जाता है, जिसे अगस्त डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। और इस अगस्त डिक्लेरेशन में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ये ऐलान किया जाता है कि अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होगी ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट में शामिल करेगी, ताकि आगे चलकर इंडियंस जो हैं वो इंडिया में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बना सकें। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब ऐसे गवर्नमेंट से था जहाँ लोगों के इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा ही गवर्नमेंट रन होगी और वो अपने सारे काम के लिए जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इस तरह इंडिया में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाने के एम से यहाँ पर सीरीज ऑफ एक्ट लाए गए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट था 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो आइए देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को। भारत शासन अधिनियम 1919 मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस एक्ट से इंडिया में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाने की शुरुआत की गई थी। और अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो जो मॉन्टेग्यू थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, वहीं जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे वो वॉइस रॉय थे। और अगर मैं इसके प्रोविजंस की बात करूँ तो यहाँ पहली बार जो लॉ बनाने वाले सब्जेक्ट्स थे उसमें डिवीज़न कर दिया गया था, उसको डिवाइड कर दिया गया था। किसमें? सेंट्रल सब्जेक्ट में डिवाइड किया था और प्रोविंशियल सब्जेक्ट में। मतलब सेंट्रल सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट थे जिस पर लॉ मेकिंग पावर जो था वो सेंट्रल लेजिस्लेचर के पास था। वहीं प्रोविंशियल सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट थे जिस पे कानून प्रोविंस की लेजिस्लेटिव काउंसिल बना सकती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे याद रखने वाली सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि भले ही यहाँ पे डिवीज़न ऑफ सब्जेक्ट हो गया था सेंट्रल और प्रोविंस के बीच में, लेकिन गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर था वो यूनिटरी था, वो एकात्मक था। तो आप ये इस चीज़ को याद रखिएगा। वहीं अगर मैं प्रोविंसेस की बात करूँ तो इस एक्ट के तहत प्रोविंसेस में डायरेक्टली लागू कर दिया गया था, जिसे द्वैध शासन भी कहते थे। अब इस डुअल गवर्नमेंट में, इस द्वैध शासन में, जो गवर्नर जनरल होता था वो दो तरह से रूल करता था। एक तो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल की ओर रिस्पॉन्सिबल होकर काम करता था, वहीं दूसरी तरफ वो कुछ काम के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल के तरफ रिस्पॉन्सिबल नहीं होता था, इसलिए उसे डुअल गवर्नमेंट कहा गया। इसे मैं आगे अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी। अब अगर मैं इस एक्ट की बात करूं तो इस एक्ट से जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे उसको भी दो भागों में बांट दिया गया था। पहला रिजर्व्ड, दूसरा ट्रांसफर्ड। रिजर्व्ड मतलब होते थे आरक्षित विषय और वहीं ट्रांसफर्ड मतलब होते थे हस्तांतरित विषय। अगर मैं रिजर्व्ड सब्जेक्ट की बात करूं तो ये ऐसे सब्जेक्ट होते थे जहां गवर्नर जनरल अपने एग्जीक्यूटिव के साथ मिलकर एडमिनिस्ट्रेशन चलाता था, बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति रिस्पॉन्सिबल हुए। ठीक है, मतलब आरक्षित विषय ऐसे विषय थे जहाँ पे गवर्नर जनरल उस विषय पे काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं था लेजिस्लेचर के प्रति। ठीक है, वहीं ट्रांसफर सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट होते थे जहाँ गवर्नर जनरल को एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए मिनिस्टर्स से मदद लेनी पड़ती थी, और ये जो मिनिस्टर्स होते थे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते थे। तो इस तरह हम इस एक्ट से प्रोविंशियस में जो प्रोविंस होते थे उसमें हम डायरकी रूल देखते हैं। अगर अब मैं इस एक्ट के अगले प्रोविज़न की बात करूं तो इसमें जो पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी उसे इस एक्ट के तहत ख़त्म कर दिया गया और उसकी जगह पर बाई कैमरल लेजिस्लेटिव सिस्टम लाया गया। मतलब यहाँ पर 2 हाउसेज वाली लेजिस्लेचर को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें एक अपर हाउस बनाई गई, मतलब जो काउंसिल ऑफ स्टेट थी, वहीं एक लोअर हाउस बनाई गई जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली थी। और अगर मैं इसके मेंबर्स के इलेक्शंस की बात करूं तो इन्हें डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चुना जाता था। लेकिन
इस एक्ट के तहत हम इलेक्शन का राइट देखें या राइट टू वोट देखें तो ये बहुत ही लिमिटेड लोगों को दिया गया था। और ये ऐसे लोग थे या तो जिनके पास बहुत प्रॉपर्टी हुआ करती थी, या तो वो टैक्स पे करते थे, या तो उनका हाई फाई एजुकेशन था। तो इस तरह हमने देखा कि जो वोटिंग राइट थी वो काफ़ी सीमित थी, काफ़ी लिमिटेड थी। जैसा कि हम जानते हैं कि वॉयस रॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके 6 मेंबर हुआ करते थे। तो इस एक्ट से ये प्रोविज़न किया गया कि ये जो 6 मेंबर हैं उस 6 मेंबर में से 3 मेंबर जो हैं वो इंडियंस ही होने चाहिए। लेकिन ये 3 मेंबर जो इंडियन होंगे वो कमांडर इन चीफ नहीं बन सकता था। तो इस तरह ये प्रोविज़न किया गया कि 6 मेंबर्स में से 3 मेंबर इंडियन होंगे, कंपलसरी कर दिया गया इसे। ठीक है। वहीं इस एक्ट के मैं अगले प्रोविज़न की बात करूँ तो इस एक्ट ने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को एक्सटेंड कर दिया। मतलब जो हमें 1909 के एक्ट में रिप्रेजेंटेशन सिर्फ मुस्लिम तक मिलता था, मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स को दिया गया था। ठीक है। लेकिन इस एक्ट में 1919 के एक्ट में जो सेपरेट इलेक्टोरेट था वो सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन को भी दे दिया गया। वहीं इस एक्ट से पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश करने की बात कही गई, जिसे सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन कहा गया। और इसी एक्ट के तहत 1926 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। वहीं इसके अगले प्रोविज़न को देखें तो इस एक्ट ने पहली बार प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से अलग कर दिया। मतलब अब सेंटर और प्रोविंस के लिए अलग अलग बजट बनेगा। मतलब बजट के सिस्टम को डिवाइड कर दिया गया था इसके तहत। इसके अलावा इस एक्ट में ये प्रोविज़न किया गया था कि इस एक्ट के 10 साल बाद एक स्टैट्यूटरी कमीशन अपॉइंट होना चाहिए और ये कमीशन ये एक्ट कैसे काम कर रहा है उसका असेसमेंट करेगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसी एक्ट से 1927 में साइमन कमीशन अपॉइंट किया जाता है। तो इस कमीशन में ब्रिटिश पार्लियामेंट के 7 मेंबर थे और सर जॉन साइमन को इस कमीशन का चेयरमैन बनाया गया और उन्हीं के नाम पर इस कमीशन को हम साइमन कमीशन कहते हैं। ठीक है। तो जैसे ही साइमन कमीशन इंडिया आता है तो इसके अगेंस्ट में मास प्रोटेस्ट होने लगते हैं। मतलब सब इसका विरोध करने लगते हैं और गो बैक के नारे लगाने लगते हैं कि साइमन कमीशन गो बैक, क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी मेंबर जो था वो इंडियन नहीं था। और अगर मैं इसकी रिपोर्ट की बात करूं तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट में डायरकी को ख़त्म करने की बात होती है। ठीक है। साथ ही साथ गवर्नमेंट प्रोविंसेस को जो प्रोविंसेस थे गवर्नमेंट के उसको बढ़ाने की बात होती है और साथ ही साथ जो सेपरेट इलेक्टोरेट थे उसके भी एक्सटेंशन की बात की जाती है साइमन कमीशन की रिपोर्ट में। लेकिन इसकी जो रिपोर्ट आती है उसको कोई भी इंडियन नहीं मानता, मतलब इंडियन मानने के लिए से रेडी ही नहीं होते हैं। तब ब्रिटिश गवर्नमेंट 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मतलब 3 गोलमेज सम्मेलन करने का निर्णय लेती है। ठीक है। और इस गोलमेज सम्मेलन करने का एम ही यही होता है कि इसके थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट 1935 के एक्ट को ड्राफ्ट करना चाहती थी, क्योंकि अब इस गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश इंडिया से लोगों को भी बुलाती है, प्रिंसली स्टेट से भी लोगों को बुलाती है, साथ ही ब्रिटिश इंडिया के गवर्नमेंट से भी लोगों को बुलाती है। इससे हर किसी का, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट की चाहती थी कि इससे हर किसी का रिप्रेजेंटेशन हो और इसके आधार पर हर सर्वसम्मति से एक एक्ट ला पाए इंडिया के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि 1930 से 1932 के बीच 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा इशू बनता है सेपरेट इलेक्टोरेट का। और यहाँ डॉक्टर अंबेडकर ने भी दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर ली और इस आधार पर अगस्त 1932 में ब्रिटिश पीएम रैमजे मैकडॉनल्ड ने इस डिमांड को एक्सेप्ट भी कर लिया। ठीक है। लेकिन इस डिमांड से गांधी जी बिल्कुल खुश नहीं थे, वो बहुत दुखी थे, इसलिए वो उस समय जेल में थे और वहीं से उन्होंने अनशन करना शुरू कर दिया। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि गांधी जी और दलित लीडर के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। ठीक है। क्योंकि दलित लीडर को अब क्या हुआ, अब प्रेशर में आ गया हर कोई, क्योंकि गांधी जी अनशन पे बैठ चुके थे, इसलिए दलित लीडर और गांधी जी के बीच एक्ट हुआ। ये एग्रीमेंट को ही हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। और इस पैक्ट से जो डिप्रेस्ड क्लास को जो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था उसे ख़त्म कर दिया गया और दलितों को या जो डिप्रेस्ड क्लास थे उनको रिजर्व्ड सीट दे दी गई। तो ये पूरा मामला था कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट का, जो हमें 1935 के एक्ट से पहले दिखाई देता है। इससे पहले हमने देखा कि किस तरह 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होते हैं और उसी के आधार पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाया जाता है।
तो इस प्रकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के इस्टेब्लिशमेंट में एक माइलस्टोन है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 70% पार्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया गया है। तो आइए अब बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस की। तो सबसे पहले इस एक्ट के थ्रू ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात की गई थी। मतलब भारत में अब एक अखिल भारतीय संघ होगा जिसमें प्रोविंसेस जो होंगी वो उनकी यूनिट होगी, मतलब उनकी इकाई होगी, और इनके बीच पावर का सेपरेशन होगा। और इस पावर का सेपरेशन और ये जो पावर का सेपरेशन होगा वो किसके थ्रू होगा? 3 लिस्ट के थ्रू होगा। और ये 3 लिस्ट कौन सी थी? फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो फेडरल लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट थे जिनके पास लॉ मेकिंग पावर किसके पास थी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। वहीं प्रोविंशियल लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट थे जिन पर लॉ मेकिंग पावर प्रोविंस के पास थी। वहीं कंकरेंट लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट थे जिस पर लॉ मेकिंग पावर सेंटर के पास भी थी और प्रोविंसेस के पास भी थे। तो और यहाँ पे एक और थे रेसिडुअरी सब्जेक्ट, मतलब ऐसे रेसिडुअरी पावर, मतलब ऐसे सब्जेक्ट्स या ऐसे पावर जो इन तीनों लिस्ट में डिफाइन नहीं है, वो उस पर लॉ मेकिंग जो पावर थे, उस पर लॉ बनाने का जो पावर था वो वॉइस रॉय के पास था। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट थिंग ये जानने वाली है कि ये जो फेडरेशन था वो कभी भी, जिस फेडरेशन की बात 1935 के एक्ट में की गई थी, वो कभी भी एग्जिस्टेंस में ही नहीं आ पाया, क्योंकि किसी भी प्रिंसली स्टेट ने इसे ज्वाइन करने से मना कर दिया था। इसलिए ये सिर्फ कागज़ तक सिमट कर रह गया। अब इसका दूसरा इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न ये था कि जो प्रोविंसेस में डायरकी इस्टेब्लिश की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा, उसे अब इस एक्ट से ख़त्म कर दिया गया और इसके जगह पे प्रोविंस में जो प्रोविंस थे वहाँ पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ला दी गई थी। ठीक है। और एक और काम ये किया गया था, जो डायरकी प्रोविंसेस में ख़त्म की गई थी उसी डायरकी को सेंटर में अडॉप्ट कर लिया गया था, मतलब उसी डायरकी को सेंटर में इस्टेब्लिश कर लिया गया था। पर यहाँ पे फिर से एक बात इम्पॉर्टेंट याद रखने वाली ये है कि ये जो भी चीज़ ये लाया गया था वो सिर्फ एक्ट में रह गए थे, वो कभी भी ऑपरेशनलाइज्ड नहीं हो पाए थे, मतलब ये कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। वहीं इसके अगले प्रोविज़न की बात करूं तो इस एक्ट के तहत 11 प्रोविंसेस में से 6 प्रोविंसेस में बाई कैमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस किया गया और ये 6 प्रोविंसेस थे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और यूनाइटेड प्रोविंस। मतलब इस एक्ट से इन 6 प्रोविंसेस में द्विसदनीय विधायिका हो गई थी, जिसमें एक अपर हाउस था और दूसरा लोअर हाउस। जैसा कि हम जानते हैं 1919 के एक्ट में सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन को कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था, लेकिन अब इस एक्ट से इसे और एक्सटेंड कर दिया गया और वुमेन, लेबर और डिप्रेस्ड क्लास के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट को प्रोवाइड कर दिया गया था। मतलब वुमेन, लेबर और डिप्रेस्ड क्लास के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई थी। साथ ही साथ इस एक्ट से आरबीआई मींस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया था और इसी एक्ट से हमें सुप्रीम कोर्ट का भी इस्टेब्लिशमेंट दिखाई देता है और उस समय सुप्रीम कोर्ट को एज अ फेडरल कोर्ट कहा जाता था। वहीं इसके बाद इस एक्ट में ये प्रोविज़न किया गया था कि इसमें सेंट्रल लेवल पर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन होना था, वहीं प्रोविंशियल लेवल पर प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन होना था और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के एस्टेब्लिशमेंट का भी प्रोविज़न किया गया था। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और 1935 को डिटेल में समझा। इसकी अगली वीडियो में हम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को समझेंगे कि किस तरह इंडिया को ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंस मिलता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को और इंटरेक्टिव बनाने के लिए आप कमेंट ज़रूर किया करिए और जो चीज़ें मैंने मेंशन नहीं की है या जो चीज़ मुझसे छूट गई हैं उसे आप कमेंट में भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक ज़रूर किया करिए और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करिए ताकि मैं इस तरह के वीडियो और बना पाऊँ। टिल देन बाय बाय एंड कीप लर्निंग।